कि अखिलेश यादव जिस किसी से भी मिलते हैं तो मुस्कुराते हुए मिलते हैं जी। और मुझे लगता है कि ये लोगों को इंटरेक्ट करता है। तो कितने लोगों से उनकी मुलाकात हो पाती होगी, क्योंकि हर आज अब जमाना मुलाकात का ही नहीं रह गया, अब तो एक फोटो का भी रह गया है कि मुलाकात होते फोटो मैं भी हो दावे के साथ कहता हूं कि देश के 3, 4, 5 बड़े नेता मिल जाएं और ये कंपटीशन हो जाए कि कितने लोगों के साथ उनके फोटो हैं, तो वो 5 नेताओं का टोटल कलेक्शन भी अखिलेश जी को मैच नहीं कर सकता, क्योंकि वो आते हैं, ऑफिस बैठते हैं, चाहे 10 सेकंड को मिलके हाथ मिलाएं, लेकिन बात जरूर करते हैं जो लोगों से मिलते हैं। हमारे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस दिन 200 लोग पहुंच गए तो प्रेस के बाद नमस्कार ही हो सकता है, लेकिन आमतौर पे जब भी बैठते हैं एक लाइन लगा के सबसे मिलते हैं और मिलने के बाद जो उसमें कोई समस्या बताता है, कोई तर्कपूर्ण बात कोई कहना चाहता है, उनको लगता है कि इसकी बात को थोड़ा देर से सुनने की ज़रूरत है, तो उसको अलग भी कराते हैं, उससे बैठ के भी सुनते हैं। और थोड़ा हमारी पार्टी का नेचर शुरू से ऐसा रहा है कि वर्कर के साथ हमारा इंटरेक्शन बहुत रहता है। हमारे नेताजी का भी बहुत रहता था, अखिलेश जी का भी। वही पार्टी आगे चल रही है तो वही आदत भी लोगों को है। और नेताजी को सीनियर लीडर्स से 1 to 1 थे, अखिलेश जी सीनियर्स तो हैं ही, अब जो जूनियर भी सीनियर हो रहे हैं उनसे भी हैं, तो संख्या भी बढ़ रही है, तो 1 to 1 कॉन्टेक्ट रहता है। इसका फ़ायदा नुकसान भी होता है, वो अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे मिला जाता है, उनकी बात कही जाती है, सुनी जाती है, और उसके बाद जो कर पाते हैं विपक्ष में रह के वो किया भी जाता है। नेताजी का एक स्मारक बन रहा है इटावा में जी, वो कब तक बन जाएगा? क्या 17-27 से पहले बन जाएगा या? मुझे भरोसा है बनना चाहिए, क्योंकि मैं एक्चुअली टाइमलाइन तो नहीं जानता हूँ, क्योंकि वो स्मारक का काम शुरू हुआ है और मैंने नक्शा भी देखा है उसका, काफ़ी भव्य और बड़े मन से हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि हमारा सरकारों में भरोसा नहीं है। जेपी जैसों के साथ न्याय नहीं किया सरकारों ने, जो जेपी आंदोलन के प्रोडक्ट थे। अखिलेश जी ने जेपी एनआईसी बनाया, कितने लोगों ने बनाया? देखिए, जेपी एनआईसी की बात कहीं मैं पेपर में पढ़ रहा था कि अखिलेश जी ने कहा कि अगर ये सरकार बेचे तो मैं खरीद सकता हूँ, समाजवादी पार्टी खरीद सकती है। हाँ, तो क्या करेगी वहाँ जेपी एनआईसी बनाया, खरीद करके क्या करेगी उसको? एक तो जेपी से भावना, तो क्लब था, क्या जेपी से भावनात्मक लगाव भी है, और वो सामाजिक सरोकार की बिल्डिंग है, कोई क्लबिंग के लिए अकेले नहीं है। हाँ, उसमें होटल्स भी था, बहुत सारी चीजें। होटल्स एक चीज है। एक्चुअली हमारे साथ क्या होता है कि जो एक चीज लोग पकड़ लीजिए, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, कन्वेंशन सेंटर है, म्यूजियम है, क्यों नहीं जेपी के नाम से वो बिल्डिंग चल सकती है, उनके तमाम चीज़ों का सामाजिक प्रयोग हो सकता है। और हमने जिस मन से बनाया है, जिस योजना और विजन के हिसाब से बनाया है, उस विजन के हिसाब से चला सकते हैं। हमारे करोड़ों कार्यकर्ता हैं, सबकी मदद लेके लेना पड़े तो ले लेंगे। ये जो एमआईएम है, ये उत्तर प्रदेश में भी आकर के चुनाव लड़ती है जी, और उनका पूरा फोकस मुस्लिम वोट पर रहता है जी। जो वोट आपकी तरफ जी रहता है, मतलब समाजवादी पार्टी को ही मुस्लिम वोट देता है जी। एमआईएम के साथ क्या कोई आपका कोलैबोरेशन नहीं हो सकता है कि, और अगर नहीं हो सकता है तो क्यों? क्योंकि कई बार ओवैसी साहब ने कहा भी कि मैं तो समाजवादी पार्टी से अलायंस चाहता हूं कि हमको कुछ सीटें वो दे दें। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि जो टीवी के माध्यम से बात कही जाती है वो सच नहीं होती। नहीं, ये बात तो ओवैसी साहब ने मुझसे कही थी। जिनको कोलैबोरेशन करना होता है नहीं, ये बात तो ओवैसी साहब ने मुझसे कही थी। आपको पता होगा शायद, पता नहीं, पता है कि नहीं। ओवैसी साहब और अखिलेश जी पार्लियामेंट में एक समय में बराबर में बैठते थे। हाँ, बैठते थे बराबर में। तो क्या जरूरत है किसी टीवी चैनल की? आपस में बात कर सकते हैं। तो क्या वो जानबूझ करके नहीं करना चाहते हैं क्या? देखिए, मैं नकारात्मक टिप्पणी नहीं करना चाहता, मतलब हमको ऐसा लगता है जनता बहुत समझदार है। वो जानती है कि उसके वोट का प्रयोग कहाँ हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है। एक आध बार गलत दे देती है तो डालने के रिजल्ट आते ही उसे समझ में आ जाता है कि गलत डाल दिया। कई जगह ऐसा मैंने देखा है। ठीक। तो जिस तरह की कैंपेन रेज की जाती है, हमको देखना पड़ता है कि हमारा वोट जोड़ने के लिए कैंपेन रेज हो रही है या विपक्ष का वोट इकट्ठा करने के लिए कैंपेन हो रही है। कई बार लोग ऐसे छोटे नेता करते हैं, मंच पर खड़े होकर किसी एक व्यक्ति की इतनी बुराई कर देते हैं या इतनी तारीफ कर देते हैं कि उसके विपरीत दूसरा वोट इकट्ठा हो जाए।
समाजवादी पार्टी का लाइन बहुत क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के, देश के सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब को ख़राब किया है और इस पर ज़्यादा फोकस करने के कारण विकास का रास्ता छोड़ कर दिया और विनाश कर दिया। इसलिए अगर देश को डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जाना है तो हमको भारतीय जनता पार्टी को हराना है। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं कि हराना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के चलती है और उसने राम मंदिर बनवाया अयोध्या में और उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनवाया। ये अलग बात है कि राम मंदिर बनने के कुछ ही दिन बाद चुनाव हुआ, बीजेपी हाफ हो गई, लेकिन अखिलेश यादव जी अयोध्या की सीट जीते, उनकी पार्टी ने जीता, अवधेश प्रसाद ने। अखिलेश यादव राम मंदिर का दर्शन करने के लिए नहीं गए। और हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है, हम क्या देश में अयोध्या ही भगवान राम का मंदिर है? नहीं, कतई नहीं है, बाकी जगह नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं। अखिलेश जी तो मेरे सामने, मैं एक बार तो 2 बार मैं उनके साथ रहा, उन्होंने चित्रकूट में परिक्रमा की 2 बार। चित्रकूट में जो पूरी परिक्रमा है, करीब 5 किलोमीटर की। हाँ, कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा की 2 बार। अखिलेश जी अपने हिसाब से पूजन और जो धार्मिक अपना वो है करते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों तय करना चाहती है कि कब जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? वो आरएसएस के चीफ से क्यों नहीं पूछते कि वो कब जाएंगे? पहले अपने वालों से तो पूरा दर्शन करा लें। हमसे पूछते हैं, हम चले जाएं तो हमारा विरोध कराएंगे, नारा लगवाएंगे, हम ना जाएं तो कहेंगे ये आए ही नहीं। दोनों बातें हैं। अगर हम चले जाएं तो वहाँ 100 लोगों को झंडा लेके खड़ा कर देंगे। आपको याद होगा पीताम्बरा यज्ञ हो रहा था यहाँ, अखिलेश जी को आमंत्रित किया गया था, अखिलेश जी आमंत्रण में गए तो विद्यार्थी परिषद वाले पूरे काले झंडे लेके खड़ा हो गए कि धर्म के विरोधी हैं, यहाँ क्यों आ गए? अरे भाई, आप ठेकेदार हो, जो पूजा करा रहा है उसने बुलाया, वहाँ के पूजा कराने वाले साधु संतों को समस्या नहीं है, आयोजक को समस्या नहीं है, आप कौन हो? तो वो एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं राम मंदिर से। तो लेकिन उस पर वो सफल भी हैं, क्योंकि हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है, सफल नहीं है। बीजेपी उसी की वजह सफल नहीं है, 2000 सफल नहीं है। जब तक लड़ा रहे थे तब तक मतलब हिंदू मुसलमान लड़ा रहे थे, पा रहे थे। उसके बाद उन्होंने एजेंडा चेंज किया। वो एक विषय पे 2 बार चुनाव नहीं लड़ते। फिर मोदी जी ने कहना शुरू किया मैं पिछड़ा हूं। फिर सामाजिक न्याय पे आए, फिर यादव वर्सेस गैर यादव किया, हिंदू समाज को बांटने का काम किया ना। कहाँ हिंदुत्व है जब हिंदू समाज को बांट रहे हो? अब उस पर खड़े नहीं उतर पा रहे। लोग पूछ रहे हैं मौर्य जी के सम्मान का क्या हुआ, निषाद जी के सम्मान का क्या हुआ? जो आप बताते थे कि हम पूरा सत्ता का लाभ पीड़ित, वंचित, शोषित वर्ग को मिलेगा, वो क्यों नहीं मिल रहा? तो अब उन्होंने कहा कि केवल 2 जाति हैं देश में, गरीब अमीर, क्या क्या कहा। तो वो बात बदलते हैं। और राम मंदिर जो है उनके धार्मिकता का कम प्रतीक बना। इधर जो भ्रष्टाचार हुआ राम मंदिर में, क्यों आपको नहीं पता? एक आदमी से उन्हीं की पार्टी के जुड़े लोगों ने जमीन ली 2 करोड़ में, और 10 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, 36 घंटे बाद राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दी 9 करोड़ में। हाँ, ये घटना तो ये 7 करोड़ कहाँ गए? सड़कें जो बन रही हैं भाई, अयोध्या की सड़क और लखनऊ की सड़क में कोई अंतर है क्या? किस कीमत पे बन रही हैं? कितने बड़े बड़े गड्ढे हो गए। रामपथ का हाल आपने देखा? रामपथ पे भी हाल देखा? तो क्या जनता देखती नहीं है? भगवान राम तो देख रहे हैं, लेकिन जनता कहती होगा वही जो राम रचि राखा वही कहते हैं, तभी तो हारे। हमने थोड़ा रच के रखा है कि भाजपा हारेगी 24 में। राम नहीं रचा होगा, होगा वही जो राम रचि राखा। मतलब आप लोग भी वही हैं, वही जो राम रच राखा पर हैं। जैसे बीज मैं तो भाजपा के स्टैंडर्ड से जवाब दे रहा हूं। हमारा तो अपना, देखिए हमारा तो अपना विचार है, समाजवाद ही राम राज्य है। ये वाकई में ये समाजवाद आखिर है क्या? ये थोड़ा सा आप इसको डिस्क्राइब करिए, चूंकि आप पुराने जेएनयू के स्टूडेंट रहे हैं। जेएनयू इसमें नहीं है, लेकिन समाजवाद का मतलब ये है कि हम लोग, जैसे लोहिया जी ने बात की, संभव समानता, संपन्नता के साथ समानता। आप संपन्न होइए, लेकिन समानता लाने के लिए भी काम करिए। तो सरकार की ऐसी नीतियाँ होंगी कि ये कल्याणकारी राज्य रहेगा,
सबसे कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति की मदद करेगा। जो संपन्न लोग हैं उनको कुछ टैक्स लेगा, कुछ ऐसी नीतियां बनाएगा जिनसे कि वो योगदान देंगे। और इसकी पूरी साइंस है। अच्छा। कि कैसे अगर फैक्ट्री का मालिक टैक्स देता है, वो मजदूरों पे खर्चा किया जाता है, मजदूर को स्वास्थ्य और शिक्षा मिलती है, तो एक स्किल्ड लेबर बिना पढ़े लेबर से ज़्यादा अच्छा होता है, एक स्वस्थ लेबर बीमार लेबर से ज़्यादा अच्छा होता है। फैक्ट्री बंद होती है तो लेबर का भी काम जाता है, लेबर बीमार होता है तो फैक्ट्री का भी काम रुकता है। किसान को खेत में अगर मजदूरों की ज़रूरत है तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो समाजवाद ये कहता है कि सबको संपन्न और स्वस्थ और शिक्षित करिए, ये देश के हित में है, आपके भी हित में है। तो हमें ऐसी नीतियां बनानी हैं कि जो सामाजिक दूरी है उसको कम करें, विकास की, एक मान सम्मान की, उसको कम करें, बराबरी, समता और समानता के आधार पर समाज बने। ये लोहिया जी ने बनाया था इसको? नहीं, ये विचार उनके सारे, ये तो पूरी एक यूरोप से चली अवधारणा है, और इसमें समय समय पे तमाम तरह के समाजशास्त्रियों ने अपना योगदान दिया है। इसको समय के साथ, परिस्थितियों के साथ ढाला गया है। हर देश काल परिस्थिति में कोई नीति सही नहीं होती। लोहिया जी ने हिंदुस्तानी परिप्रेक्ष्य में कहा, कुछ चौधरी साहब ने किसान के एंगल को जोड़ दिया, बाबा साहब ने सामाजिक ऊंच नीच के एंगल को जोड़ा। तो सबके विचारों से मिलकर ये एक रास्ता बना है।